राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयास जो है, राष्ट्रीय प्रयास तो कल हमने काफ़ी हद तक बात की थी, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं उन पर बात की जा सकती है और बहुत सारी लिस्ट हैं जिनके माध्यम से हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग रुझान की बात कर रहे थे कि आप अपना टिल्ट कैसे सेट करें कि हम लोग इधर झुकें। तो आपको बताया गया था, जब हम WTO को पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि पेटेंट होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें मोनोपोली तैयार होती है, यानी जनता के, आम लोगों के, बीमार लोगों के काम आने वाली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पे एकाधिकार स्थापित हो जाता है और उसका पैसा उनको चला जाता है, कितनी बड़ी कंपनियों को चला जाता है। तो क्या ये उचित है कि प्रकृति से प्रदत्त चीज़ों का उपयोग यदि आम व्यक्ति जो आवश्यकता महसूस करता है, ऐसा व्यक्ति जब ऐसी चीज़ों का उपयोग करता है और उसको उसके लिए पे करना पड़े और भारी मात्रा में पे करना पड़े, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़े, जबकि वो प्रकृति ने हमको वो चीज़ें दी है, मात्र उसने उसका मैन्युफैक्चरिंग किया है या फिर थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाई है, तो क्या बौद्धिक संपदा इतनी बड़ी हो गई कि हमको उसको इतना पे करेंगे और वो इतना कमाएगा कि फिर बाद में वो फिलैंथ्रोपी के लिए जाएगा? पहले तो वो पैसा कमा लेगा बहुत ज़्यादा और फिर उसका थोड़ा सा हिस्सा फिलैंथ्रोपी के नाम पे खर्च करेगा। ये भी एक आलोचना का विषय है कि फिलैंथ्रोपी क्यों करना पड़ रही है आखिर, क्योंकि आपने इतना परेशान कर दिया है समाज को कि आपने लूट लिया है बहुत ज़्यादा, और लूट लिया तो जब वंचित हो गए, तो जब जिनके पास नहीं है तो उनको अब आप कुछ दान देते हो। दान को कई बार देते ना, बहुत बड़े बड़े लोग दान देते हैं। तो बड़े लोग कैसे हुए? बहुत सारे लोगों का छीन करके दान हुए। दानी कैसे हुए? बहुत लोगों का छीन लिया और छीन करके इतना इकट्ठा हो गया कि अब फ्रस्ट्रेशन आता है, रात को नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि धोखा दिया है, बेवकूफ़ बनाया है, मिलावट की है, जमाखोरी की है, प्राइस खुद की वजह से बढ़े हैं, कई लोगों को आज मिल नहीं पा रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, जब रातों को नींद नहीं आती तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे दिन दान देते हैं। तो उससे थोड़ा सा महसूस होता है, कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है कि अब हम सो सकते हैं। तो दुनिया में ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चल रही हैं। आप देखते हैं ना, वॉरेन बफे को देखते हैं। आज तो अजीम प्रेम जी का आया था कि उन्होंने जो है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा दान देने की योजना है उनकी। भारत में इतना ज़्यादा दान देने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। तो अजीम प्रेम जी तो एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, विप्रो के चेयरमैन रहे और उन्होंने जो है जीवन भर में जो काम किया वो पहले से भी करते रहे, केवल पहली बार नहीं कर रहे, वो तो पहले से भी करते रहे। तो उनको हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव मान भी लें इंडियन होने के नाते। लेकिन दुनिया भर में जो आप दूसरे देशों को देखते हैं, आज अभी आपने टाइम्स की और उसकी सूची देखी थी, फोर्ब्स की सूची देखी थी कि कैसे लोग कितने पैसे वाले होते जा रहे हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े ब्रांड जो बने हैं, ये किसकी वजह से बने हैं? तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। WTO के हिसाब से, WIPO के हिसाब से, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हिसाब से, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनको इतना सारा, माइक्रोसॉफ्ट के आगे बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि उसके पास पेटेंट है, नहीं तो आप कॉपी कर लेते ना। तभी तो बोलता है कॉपीराइट के तहत कि आप पायरेटेड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पायरेटेड आप यूज़ करेंगे तो हम आपको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे। अब वो पायरेटेड को भी अगर सारी सुविधाएं देने लग जाए और उतनी सिक्योरिटी और उतना ही अपडेशन अगर दे दे तो कोई ज़रूरत नहीं है ओरिजिनल खरीदने की, और वो ओरिजिनल की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन उसमें उसको मुनाफा नहीं होगा। मुनाफा नहीं होगा तो अमेरिका फिर जो है इतना बड़ा सशक्त राष्ट्र नहीं बनेगा। फिर डॉलर का हुआ बनाए रखना। फिर जो अरब देश हैं इतने अमीर कैसे होते हैं? क्योंकि उनके पास ऑयल है। तो ऑयल तो नेचुरल रिसोर्सेज है, ज़मीन के अंदर से आ रहा है, तो पूरी मानवता की धरोहर है। लेकिन वो बोलते नहीं, जिस जगह पर हमारी सॉवरेंटी है, जिस जगह पर हमारा कब्जा है, उस राष्ट्र की टेरिटरी में ये ऑयल निकालते हैं हम लोग। इसलिए इस पे सबका हक कैसे हो सकता है? हम सबको कैसे दे सकते हैं? बड़ा ब्रॉड तरीका होता है सोचने का।
अब यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोग देखते हैं डॉक्टर्स की संख्या, कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स कितने मात्रा में हैं और दूसरे देशों में देखें तो उनके यहाँ डॉक्टर्स की संख्या प्रति 1000 लोग या 500 लोग पे कितने डॉक्टर हैं। तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत कम हैं, डॉक्टर्स की सुविधा कम है और रूरल एरिया में और ज़्यादा कम। ठीक है, तो ये ऐसे विषय बनेंगे आपके कि ये जो डिफरेंस है वो कौन से देशों से है। फिर एक संस्था है मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, 3 बार यूपीएससी पूछ चुका है उसको। क्यों पूछ चुका है? क्योंकि ये एनजीओ है और ये बोलता है मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, ये एनजीओ बात करता है कि हम सीमाएं नहीं देखेंगे देशों की, हम डॉक्टर्स अवेलेबल कराएंगे, सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे, चिकित्सा अवेलेबल कराएंगे। तो ये ऐसे इश्यूज आपको निकालने पड़ेंगे, एनवायरमेंट के निकालने पड़ेंगे, ड्रिंकिंग वाटर की बात करनी पड़ेगी, फूड प्रॉब्लम की बात करनी पड़ेगी, चाइल्ड केयर की बात करनी पड़ेगी, बाल श्रम की बात होगी, और जो प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है, उनको जगह देने की बात होगी, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात होगी। तो फिर जो कल इशू आपने देखा मसूद अजहर वाला और चाइना का जो है, न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं, चैनल में भी आप लोग देख रहे होंगे, तो हमारी विदेश नीति का फेल्योर बता रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये भारत की विदेश नीति का फेल्योर है, फॉरेन पॉलिसी का, कि हम चाइना के साथ क्लोज होते रहे, हम चाइना को अपना मानते रहे। और अभी अभी हाल ही में पुलवामा अटैक में जो है उसने जिम्मेदारी ली है जैश ए मोहम्मद ने, और उसी का जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, वो आतंकवादी के रूप में हम लोग घोषित करवाना चाहते थे और दुनिया पूरा साथ दे रही थी और चीन ने साथ नहीं दिया। तो आतंकवाद फिर से, जो हमने यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के तहत आपको बताया था कल, तो आतंकवाद फिर से एक ग्लोबल इशू है। और आज न्यूजीलैंड में हो गया, आज सुबह आपने देखा कि एक मस्जिद में फायरिंग हुई और कैसे मस्जिदों में फायरिंग हुई और कैसे वहाँ पर आतंक का माहौल बना है। न्यूजीलैंड सामान्यतः शांत रहने वाला और एक अलग प्रकार का देश है, जो टूरिज़्म के लिए भी सेफ माना जाता था और काफ़ी टूरिस्ट जो है वहाँ के लिए अट्रैक्ट होते थे और कभी इस प्रकार की वारदात सामान्यतः होती नहीं है। लेकिन ये मैसेज है, तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आपके वो 15 प्रश्न इस प्रकार के प्रश्नों से ठीक होंगे। क्या करना पड़ेगा? आतंकवाद नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए। आतंकवादी को, दरअसल मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारी की सारी समस्या कैसे होती है। AK-47 किसी को मिल भी जाए, लेकिन उसके पास 2 तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और दूसरा साहस की ज़रूरत होती है, कोई उसका ब्रेन वॉश करे। हथियार तो आपके सबके पास होता है, चाकू होता है ना किचन में, सबके ही पास होता है, लेकिन कोई किसी को मार थोड़ी देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि एक तो संस्कार होते हैं, एक गरिमा होती है आदमी की, और संस्कार होते हैं कि वो किसी को चाकू हत्या नहीं करेगा, इस वजह से भी नहीं करता। और दूसरा, उसको इसकी ट्रेनिंग भी नहीं होती कि किस तरह से मारा जाता है और कैसे आदमी मर जाता है, और मारने का उद्देश्य भी तो हो कि मारे क्यों। और जहाँ उद्देश्य होते हैं, आपने देखा, वो छोटे छोटे टुकड़े करके बर्नियों में भर के रख देते हैं लोग। हमारे आसपास नहीं देखा? कोई चबूतरा बना देता है, कोई बर्नियों में भर देता है, कोई ना वॉश बेसिन में उसमें बहा देता है ना, कोई मम्मी बना देता है मम्मी को। आप लोग न्यूज़पेपर में देख रहे कि नहीं? भोपाल में कितना होता है, यहाँ के आसपास होता है। ऐसा नहीं कि लोगों में साहस नहीं होता और उनके उद्देश्य नहीं होते और उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, सब होता है, यहाँ पे भी हो जाता है। तो आतंकवाद में भी यही सब है। तो फिर दोषी कौन कौन है? जो अवेलेबल करा रहा है AK-47, वो भी। तो आपको बड़ा नेटवर्क देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान का मुद्दा, यानी पड़ोसी वाले सारे मुद्दे, पड़ोसियों के मुद्दे देखने पड़ेंगे कि जो हमारे नज़दीक में जो लोग हैं उनके यहाँ इलेक्शन किस प्रकार से हो रहे हैं, इलेक्शन की प्रक्रिया कैसी है। बांग्लादेश के इलेक्शन विवाद में आ गए थे, कितनी ज़्यादा मेजोरिटी कैसे हो सकती है। बांग्लादेश में जब इलेक्शन हुए तो इतना बहुमत मिला, भारी भरकम, तो ये तो बहुत ज़्यादा बहुमत हो गया। तो क्या वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए कि नहीं?
तो इलेक्शन कमीशन वहाँ का क्या कर रहा है? तो बांग्लादेश की स्थिति जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेपाल और भूटान की व्यवस्था पे आपको निगाह रखनी पड़ेगी, अफगानिस्तान पे रखनी पड़ेगी, पाकिस्तान पे तो रखनी है, और श्रीलंका भी। तो जो सार्क कंट्रीज हैं खास करके, तो सार्क कंट्रीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपके 2 या 3 प्रश्न यहाँ से ठीक हो जाएंगे। तो आप नोट्स बनाइए सार्क के ऊपर कि सार्क में कौन कौन आते हैं, और थोड़ा जाके इग्नू में जाकर के ई ज्ञान कोश, गूगल में ई ज्ञान कोश लिखिए, आपको ई ज्ञान कोश की साइट मिलेगी। वहाँ ऊपर सर्च ऑप्शन में जाकर के सार्क लिख देना। तो सार्क लिखोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सार्क के नोट्स मिल जाएंगे। उन नोट्स में जाकर के पढ़िएगा कि सार्क क्या है, कैसा संगठन है, और ये क्या करना चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है, सार्क का उद्देश्य क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि सार्क शिक्षा की बात भी करता है, सार्क फूड प्रॉब्लम की बात भी करता है, सार्क इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात भी करता है, सार्क MFN का दर्जा देने की बात भी करता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात भी करता है। और सार्क जो है वो आपसी सहमति, म्यूचुअल कंसेंट से किस प्रकार से मामलों को सुलझाया जा सकता है, सीमा विवाद को सुलझाया जा सकता है, वहाँ तक बात भी करता है। केवल वो रीजनल कोऑपरेशन जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है, वो क्षेत्रीय सहयोग है कि किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार से सहयोग स्थापित किया जा सकता है और शांति से काम किया जा सकता है। तो वो पंचशील के भी बहुत नज़दीक है। पीसफुली को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो जब आप नज़दीक रहते हैं, पास में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार से रह सकते हैं। तो आपको पीसफुली को एग्जिस्टेंस के जितने भी पास्ट में, चाहे वो पंचशील का समझौता नेहरू का हो, चाहे वो गुजराल डॉक्ट्रिन हो, इनसे संबंधित प्रश्न जो है आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहमति, ये चीज़ें कैसे प्रभाव डालती है समस्याओं को हल करने में, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा कि जब 2 परिवार झगड़ते हैं और 2 भाई हैं, जैसे सगे भाई हैं, ज़मीन के लिए झगड़ रहे हैं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, दोनों भाई जाकर के कभी आपस में एक दूसरे का सर फोड़ लेते हैं, फिर थाने में पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले दोनों से रिश्वत ले लेते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं फिर से झगड़ने के लिए, और केस शुरू हो जाता है तो कोर्ट में केस चलता रहता है, तो दोनों को वकील करना पड़ता है। कई बार सेटिंग के लिए जज को पैसा देते हैं तो दोनों देने लगते हैं, पुलिस को पैसा खिलाते हैं, वकील को पैसा खिलाते हैं। तो कमज़ोर कौन हुआ? कमज़ोर वो परिवार हुआ जिस परिवार में झगड़ा चल रहा है, असर उस पर पड़ता है। तो झगड़ा कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, झगड़ा कभी भी आपको पनपने नहीं देता, और झगड़े से कभी विकास नहीं होता। इसलिए यही सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है। किन्हीं भी देश के साथ, जिनके साथ हमारे सीमा विवाद हैं, जिनके साथ हमारे आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स हैं या और कोई समस्याएं हैं, और अगर हम आपस में सहयोग करके समस्याएं नहीं सुलझा सकते तो ऐसे समय में हमको नुकसान होगा। अब मूल भावना समझ में आ गई। इसलिए आपके वो ऑप्शंस जो सहयोग की तरफ ले जाते हैं, सहायता की तरफ ले जाते हैं, एक दूसरे की मदद की तरफ ले जाते हैं, और कुल मिला के कोई न कोई प्रकार का सॉल्यूशन देते हैं, हल निकाल करके देते हैं, वो सारे ऑप्शन सही ऑप्शन होंगे। तो 15 प्रश्न कैसे ठीक होंगे समझ में आ रहा है? 15 प्रश्न ठीक होंगे सॉल्यूशन के नियत से। अगर नियत आपकी सॉल्यूशन की है, आप हल करना चाहते हैं मुद्दों, तो फिर आप इस प्रकार के जो सहयोग संगठन हैं उनको बढ़ावा देंगे और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? फिर क्या होता है कि जो सहायता देने लायक देश होता है, जो सहायता कर सकता है, एड देता है, आपने देखा कई बार रशिया सहायता करता है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि फलाना कारखाना जो है वो रशिया के सहयोग से भारत में बनाया गया।
फलाना प्रोजेक्ट जो है वो रशिया के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से चल रहा है, जर्मनी के सहयोग से ये भारत में हुआ। ये जो सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं, इन देशों को सामान्यतः ऑब्जर्वर बनाया जाता है। किसी भी संगठन में जब ऑब्जर्वर का आप दर्जा देते हो तो हमेशा ऐसी संस्थाओं को देते हैं, या तो उन्हें सहयोग की आवश्यकता है, जुड़ने की आवश्यकता है, या फिर वो सहयोग करने वाले हैं। क्योंकि आप अपने यहाँ घर में कोई भी दावत होती है तो उसमें एक तो रिश्तेदारों को बुलाते हो, जो मेंबर कह सकते हैं उसको हम, जैसे सार्क, तो सार्क में 8 मेंबर हो गए, या और कोई संगठन है तो उसमें वो मेंबर कंट्रीज हो गए। कुछ तो फाउंडर मेंबर होंगे, कुछ बाद में जुड़ने वाले मेंबर होंगे। देखो मैं सारे संगठनों की बात कर रहा हूँ, एक साथ जुड़ जाएंगे। तो कुछ तो मेंबर कंट्रीज होंगे, वो फाउंडर मेंबर्स होंगे जिन्होंने फाउंडेशन डाली है उस प्रकार की संस्था की, और कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे जो बाद में आकर के जुड़ गए। लेकिन आप जब किसी को दावत देते हो तो आपके घर में भी परिवार के सदस्य होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, कुछ पड़ोसी हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं। उसके अलावा जब भी कभी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हो, जिनको हम गेस्ट कहते हैं, और जो हमारे घर के हैं वो तो रिसीव करने के लिए गेट पे खड़े हो जाते हैं रिसेप्शन में, आपने देखा शादी में जो घर के लोग हैं वो लोग तो सारे रिसीव करने के लिए खड़े होते हैं, और जो भी आता है उसका स्वागत करते हैं कि आइए। तो फिर वो व्यक्ति कौन होते हैं? जो बिल्कुल अनजान होते हैं और नए होते हैं, वो जिसने फंक्शन को आयोजित किया है, जो आयोजक है, ऑर्गेनाइजर है, उस व्यक्ति के आर्थिक संबंध वाले लोग हो सकते हैं कि उसने अपने आर्थिक संबंध किस किस से बना रखे हैं, कौन कौन उसके काम का आदमी है, कब कब किस किस मामले में उसने सहायता की है। कुछ समझ में आ रहा है? तो वो उसको याद करता है ऐसे समय में कि आप हमारे यहाँ फंक्शन है और आप जरूर आइए। आप ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ठीक ऐसे ही संबंध बनाए जाते हैं। भारत अगर किसी को याद करेगा तो आपने देखा कि बराक ओबामा से जब प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी भेंट वार्ताएं होने लगी अमेरिका में, तो उन्होंने यहाँ पर चीफ गेस्ट बुला लिया उनको 26 जनवरी के प्रोग्राम में। आया ना समझ में? हम उनको गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं, हम निमंत्रित करते हैं, और निमंत्रण किस आधार पे दिया जाता है कि हम कितना क्लोज करना चाहते हैं के साथ। अगर ये सॉफ्टवेयर है, देखिए इसको अगर आपने समझ लिया तो इंटरनेशनल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, भारत कैसे विकसित होगा, कौन कौन सहायता करेगा, कौन कौन से संगठन सहायता करेंगे, इन सब का समझ में आ जाएगा। और ये एक साथ समझ में आएगा क्योंकि सबका बेसिक यही होता है। फिर किस प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो इनवाइट की जाती हैं या मदद करती हैं? रेड क्रॉस जैसी संस्था होती है। आपने अभी देखा कि हमारा जो अभिनंदन एक पायलट थे, उनको जब वापसी कराने में किस संस्था का सहयोग था? रेड क्रॉस का। रेड क्रॉस वैसे भी युद्ध के समय में मदद करने वाली संस्था रही है, लेकिन जब हम जिनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं तो वो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। तो इस बार रेड क्रॉस पे क्वेश्चन हो सकता है। क्यों क्वेश्चन हो सकता है? क्योंकि वो आपकी सहायता कर रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, हेनरी ड्यूनॉट ने उसकी स्थापना की थी, और रेड क्रॉस जो है वो कई तरह की मदद कर रहा है, बीच में नेगोशिएशन भी करवाता है, और युद्ध के कारण जो युद्धबंदी होते हैं और जो इस प्रकार से कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं, उन लोगों की मदद भी करता है, उनको जिन लोगों के जीवन को बनाए रखने की बात। देखिए मैंने आपको जब गांधी पढ़ाया था तब आपको जुलू विद्रोह और बोअर की लड़ाई जो हुई थी ब्रिटिशर्स की, उनके बारे में बताया था कि साउथ अफ्रीका में जब बोअर्स से युद्ध हुआ था तो गांधी जो है वो नर्सिंग का काम करते थे। गांधी और उनकी टीम जो थी वो नर्सिंग के लिए जाती थी। किनके साथ जाती थी? ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ जाती थी। कुछ गाड़ियां ब्रिटिश ट्रूप्स वालों की होंगी, उनमें से एक गाड़ी इनकी भी थी। तो ये रेड क्रॉस की तरह काम करते थे गांधी 1910 और 1908 और उसके आसपास। तो क्यों करते थे? अब बड़ी अजीब चीज है कि जिन लोगों के साथ आप जा रहे हो वो कुछ लोगों को गोली मारेंगे,
जिन लोगों के साथ आप जा रहे हो गाड़ी में बैठ के और उनसे आप बात भी कर रहे हो और उनसे आप नफरत भी नहीं कर रहे, और वो क्या करने के लिए जा रहे हैं, वो सामने वाले को गोली मारने के लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप वहां जाके गोली मारेंगे, तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं? वहां जिसको ठीक से गोली नहीं लगेगी, यानी जो मरेगा नहीं, जो केवल घायल हो जाएगा, उसको हम स्ट्रेचर पे लिटा करके इसी कैंप में ले आएंगे। किस वाले कैंप में? जहां से गोलियां चल रही है। तो एक टेंट ऐसा होगा जिसमें हम उसको लाके लिटाएंगे और फिर उसकी गोली निकालेंगे और फिर उसके गाँव पे मरहम पट्टी लगाएंगे और फिर उसको चलता फिरता करेंगे हम लोग। तो समझ में आ रहा है? बड़ा अजीब लगता है ना ये। रेड क्रॉस का काम भी यही है। यानी जो बच गया, अगर वो मर गया, वहां के लोगों ने अगर मार दिया होता, जैसे पाकिस्तान के लोगों ने मार दिया उन्हीं का पायलट, है ना, उन्होंने कहा था ना 2 पायलट हमारे कब्जे में, एक हॉस्पिटल में है और एक अभिनंदन है। तो अभिनंदन तो भाग खड़ा हुआ और वो जो है बच गया, भीड़ से बच गया, तो उनके हाथ में पड़ गया वहाँ के सैनिकों। उनको लगा कि हमारा है, इसलिए वो शायद उन्होंने बचा लिया गलतफहमी में। और फिर जब पता चला कि इससे हम नेगोशिएशन कर सकते हैं या बार्गेनिंग कर सकते हैं इंडिया के साथ में, तो उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया कि हमारे पास 2 हैं। फिर पता चला कि वो तो हमारा ही था, तो फिर एक ही बोलने लगे बाद में। फिर हम उनको बोल रहे तुम पलटू राम हो, है ना। हम बोलते हैं ना कि इमरान खान तो बात पे पलट जाते, पलटे नहीं, वो रियलिटी पता चल गई, पलटा नहीं वो। तो वो क्या हुआ, वो मर गया। जिसकी ज़्यादा पिटाई हो गई वो मर गया, तो जिसको केवल पत्थर वत्थर मारे और दूर से जो है पीछा किया वो बच गया। तो बच गया तो रेड क्रॉस का रोल शुरू हो गया। अब समझ ना, गांधी वाला रोल, अब गांधी वाला रोल शुरू हो गया। तो वो भारत तक लेके आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं। और इस साल उनका काम भी आया है, तो आप उनका प्रश्न देख, बड़ा आश्चर्य होगा आपको अगर इनका प्रश्न आपको मिलेगा, तो आपको बहुत लगेगा कि वाकई में ये बताया गया था। तो अब पर प्रश्न जो है केवल ये नहीं आता कि अभिनंदन को छुड़ाने में या उनके नेगोशिएशन में कौन सी संस्था का योगदान था। फिर आप देखेंगे नीचे रेड क्रॉस लिखा हुआ है, खुश हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा। अब आएगा सबसे पहले कि रेड क्रॉस की स्थापना इस सन में हुई थी। एक आध आएगा इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनॉट थे, या फिर स्काउट के संस्थापक का नाम लिख देंगे, बेडन पावेल का, और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि हेनरी ड्यूनॉट थे या बेडन पावेल थे। तीसरा आ जाएगा कि इसका मुख्यालय यहाँ पर है और ये पिछले इतने समय से ये काम कर रहे हैं। अब तीनों में से कितने सही हैं, 4 में से कितने सही हैं, तो ये इस तरह का प्रश्न बनाया जाएगा। तो आपको ख्याल ये रखना है कि जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की कोई घटना होती है, तो जो कीवर्ड्स हैं, जो प्लेसेस हैं, जो व्यक्ति हैं, जो संस्थाएं हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, उन सबको पकड़ लेना है, उन क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लेना है। अभी आपने देखा कि बोइंग 737 जो है उसको ग्राउंड करा रहे हैं, पूरी दुनिया इस काम में लगी हुई है। तो दरअसल ये सिविल एविएशन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, वो कोई सी भी समस्या अब आपसे पूछी जा सकती है कि अधिकांश सिविल एविएशन कंपनियां घाटे में क्यों चल रही हैं, एयरक्राफ्ट्स के दाम इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। फिर राफेल का मुद्दा आया तो फाइटर क्राफ्ट्स और जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। होमोजिनाइजेशन जो इसका जिसको कह सकते हैं कि ये कब इंडिजिनाइजेशन इन चीज़ों का होगा इंडिया में, कब इंडिया में ये क्राफ्ट कब बनना शुरू होंगे, कब ऐसे विमान भारत में बनना शुरू होंगे, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी भारत को अगर कोई देश दे तो क्या हम उसका इंडिजिनाइजेशन कर सकते हैं, इसके हमारे अनुभव कैसे रहे हैं। छोटे यात्री विमान, सारस और इस प्रकार के जो सी प्लेन और इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। HAL ने अभी तक छोटे छोटे यात्री विमान किस प्रकार से बनाए हैं। दुनिया भर में इनकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी ट्रीटीज़ हैं, किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, और कौन कौन सी सरकारों ने किस किस प्रकार के एक्ट बनाए हैं या सहायता के प्रोग्राम चल रहे हैं।
क्या किसी एयरबस या बोइंग जैसी बड़ी कंपनियों को, पहली बात तो इनकी स्थापना कहाँ कहाँ हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, इनका टर्नओवर कितना है, और इनका इनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं इनके ऊपर किस प्रकार की संस्थाओं का कंट्रोल होता है। भारत में DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये क्या होता है, ये किस प्रकार का पद है, ये किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। वहाँ फेडरल वाला जो था, US में बात करते हैं तो फेडरल सिविल एविएशन वाला वो एक एजेंसी है। तो आपको सिविल एविएशन से जुड़ी हुई जितने भी मुद्दे हैं, अब चूंकि ये 3-4 दिन तक खबरों में है और अभी लंबे समय तक रहेगा, और ये दूसरा बड़ा एक्सीडेंट है, तो आपको इस तरह से इतने सारे मुद्दे कवर करना पड़ते हैं, तब जाकर के 1 या 2 प्रश्न ठीक होने की संभावना बनती है। ऐसे आप अपना गैस लगाने में सक्सेस होते हैं। अगर आप सोचें केवल एक घटना पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर में, नहीं, न्यूज़पेपर में जो जो टर्म्स दी हैं उनको पकड़ना पड़ेगी आप, कि कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तब आपको उसके क्षेत्र में आप प्रवेश कर पाएंगे। अब यहाँ चूँकि हम लोग संक्षिप्त क्लास लेते हैं, 2 ही दिन क्लास हो पाती है, और उसमें हम, इसलिए मैं आपको पढ़ना सिखा सकता हूँ कि आप अरेंज कैसे करेंगे, डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, नॉलेज को कैसे, और उसको फिर अपने दिमाग में कैसे रिसाइकल करेंगे। जो रिसोर्सेज हैं जो आपको सीधा सीधा ज्ञान देते हैं, उनका आप इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। तो डेटा की प्रोसेसिंग करना, तो जो सूचनाएं अवेलेबल हैं उन सूचनाओं को प्रोसेस कैसे किया जा सकता है और उनसे निष्कर्ष कैसे निकाले जा सकते हैं, कि प्रश्नों तक पहुंचाना है आपको। तो जब भी कभी किसी न्यूज़ में आपको स्थान की जानकारी मिलती है, किसी न्यूज़ में किसी व्यक्ति का नाम मिलता है, किसी संस्था का नाम मिलता है, कोई हेडक्वार्टर बताया जाता है, किसी टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है, तब आपको उसको निकाल करके उसका फिर विकिपीडिया में या गूगल में डाल करके फिर आप जो है उसकी जानकारी निकालिए, और उसको मिनिमम 1 पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिए। और यदि बड़ा मुद्दा है तो उसको 1 पेज में नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाते समय में पॉइंट्स में, प्रीलिम्स में आने लायक जो बिंदु हैं उनको पॉइंट्स में लिखिए, और मेंस में सारे पॉइंट्स को एक साथ दे दीजिए और उनको 1-1 लाइन में डिस्क्राइब कर दीजिए। ये आपका मेंस का आंसर हो गया। और यदि आप उसको रटने के स्तर तक पहुंच जाएंगे तो इंटरव्यू में आप एक शार्प कैंडिडेट कहलाएंगे। अगर आप रट लेंगे उसको तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, आप उसको लिख लेंगे तो आपका मेंस निकल जाएगा, और आप उसको रट लेंगे तो इंटरव्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तीनों चीज़ें हैं। केवल पढ़ने से क्या होता है, 4 ऑप्शन में से याद आता है। 4 ऑप्शन में क्या होता है, थोड़ा सा क्लू मिलता है ना, क्योंकि नाम तो वो दे देता है और आपका पढ़ा हुआ है तो रिकॉल करना आसान होता है। लेकिन यदि आपने लिख के देखा हुआ है तो फिर आप लिख सकते हैं एग्जाम में, तो ये मेंस की परीक्षा हो जाएगी। और यदि आपने इंटरव्यू में है तो आपने पढ़ा हुआ है तो वो गूंगे के गुड़ जैसा होता है। पढ़ा हुआ कैसा लगा, गूंगा आदमी बता नहीं सकता मीठा है या खराब है, कुछ नहीं बता, बोलता हाँ और हाँ से जो है इंटरव्यू निकलता नहीं है। वो बोलेंगे नहीं आप कुछ बोलिए ना, डरिए मत, डरने वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, पढ़ा है उसको, बात डर नहीं रहे हम। बात यह है कि हम उसमें बोल नहीं सकते, बोलने की स्थिति में नहीं है। वो इंटरव्यू में बहुत आपको रिलैक्स करते, जो जितना ज़्यादा घबराता है उसको कहते हैं देखिए आइए बैठिए इत्मीनान से। आप अगर बहुत तन के बैठे हैं, बहुत परेशान हैं, तो उनको लग जाता है। वो बोलते हैं नहीं रिलैक्स, आप अपनी फाइल टेबल पे रख दीजिए, बिल्कुल खाली हाथ, बिल्कुल, और देखो डरने की ज़रूरत नहीं। और आपके नाम को जी लगा के बोलेंगे। जैसे आपका नाम प्रकाश है तो बोले प्रकाश जी ऐसा है, ऐसा भी नहीं हाँ प्रकाश बताओ हम तुम्हारी खाल उधेड़ लेंगे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत प्यार से बात की जाती है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, और उसमें सीधा सीधा वो बोलते हैं प्रकाश जी देखिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल जो है फ्रीली जवाब दीजिएगा, हम आपको कोई जो है परेशान नहीं करना, आपको जो आता है बिल्कुल उसको जो भी मन में है आपके आप बताइए। और जब आप फिर भी घबराते हैं तो और वो रिलैक्स करते हैं, सरल से सरल प्रश्नों की तरफ जाते हैं। कई बार वो बहुत कठिन पूछते हैं तो आपसे जवाब नहीं बनता, तो फिर वो सरल पे आ जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पड़ोस में कहीं मोबाइल टावर तो लगा होगा,
ऐसा बोले हाँ सर लगा है। क्या है कि इतना पड़ोस में मोबाइल टावर है और आपको कभी चक्कर वक्कर आए हों, आपको कभी ऐसा लगा हो कि इतना नज़दीक मोबाइल टावर के रहते हैं तो कुछ स्वास्थ्य पे बुरा असर जैसा आपको लगा है? तो ये डिपेंड करता है कि ये इसका ऐसे प्रश्न होते हैं कि वो चाहते हैं कि आप कुछ बोलें, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं सर मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, है ना, मतलब आप ये तो बोलेंगे ना कम से कम। तो वो ये चाहते हैं कि आप कुछ बोलें और 10 मिनट का मिनिमम वो इंतजार करते हैं। वो नहीं चाहते कि 10 मिनट से पहले किसी को भेज दें, नहीं तो साफ पता चल जाएगा कि मेरा तो होगा नहीं, है ना। तो इसलिए वो 10 मिनट का इंतजार कोशिश करते हैं कि 10 मिनट उसको खींचें। अगर कुछ भी ना आता हो तो भी ऐसे ही पूछ लेंगे आपके पिताजी क्या करते थे, अच्छा फिर आपकी माँ हाउसवाइफ है या कुछ काम करती है, मतलब ये सब जवाब तो देने ही पड़ेंगे ना आपको। तो ये ऐसे सवालों पे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका होना नहीं है पर टाइम पास चल रहा है, ठीक है लेकिन वो बुलवाना चाहते हैं आपसे, और आप कब नहीं बोल पाते। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल मुझे बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछ लिए थे जो मुझे आते थे। मुझे पूछा कि आप ये बताइए छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ इसमें कितने जिले मध्य प्रदेश से उधर चले गए, उन जिलों के नाम बताइए। मैंने रटे हुए थे सारे, तुरंत बता दिए सारे। उनको लगा ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो वो जो है वो उससे आपको रटा हुआ अगर चीज़ है तो उनको लगता है कि ये। फिर उन्होंने कहा वो 14 बायोस्फीयर रिजर्व थे, बोले आप तो ये इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं बहुत सारी। अच्छा ये बताइए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानते हैं? मैं फिर खिल गया, मैंने कहा ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है। मैंने कहा सर बायोस्फीयर रिजर्व तो मैं बता देता हूँ आपको, ये चीज़ें हैं। तो बोले 1-2 बायोस्फीयर के नाम बताइए। मैं तो पूरे 14 बोल गया, लाइन से बता दिया। तो ऐसे में वो शार्प समझते हैं, वो समझते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त आदमी है। तो 180 मार्क्स आ गए, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो ये जो तरीका होता है कि आप कुछ चीज़ें रट लीजिए, तो रट लेंगे तो फिर मेंस में भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेंस में यदि आप 14 में से 8 लिखेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इसको पूरे याद नहीं है। और प्रीलिम्स में कंफ्यूजन होने की संभावना आ जाएगी, कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर घर आके पता चलेगा कि ये तो दूसरा था। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको रट लीजिए, तो तीनों निकल जाएंगे। कुछ चीज़ें रटना पड़ती है यूपीएससी में, वो रटना ही पड़ती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सोचें नहीं सर हम तो समझदार हैं, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं और हम तो कंसेप्ट्स को समझेंगे और फिर उसमें से डिराइव करेंगे चीज़ों को, है ना, और फिर अपनी मर्जी से जो है नया कोई एक ऑब्जर्वेशन आएगा। नहीं, आप उस चक्कर में मत पड़िए, ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं आना है ना। सबसे अच्छा तरीका होता है कुछ रटने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रावधान रटने होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जैसे कि ये एक्ट वाले जितने भी चीज़ें होती हैं इन सबको रटना पड़ता है। एक्ट वाली चीज़ों को अगर आप नहीं रटेंगे तो हर चीज़ में नहीं रट सकते, लेकिन अधिकांश चीज़ें रटने वाली, और भारत में अभी भी रटने से मार्क्स आते हैं। लेकिन मैंने आपको झुकाव की बात की थी कि झुकाव के उससे कितने क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। तो हम लोग जो है नोट्स इस प्रकार से बना सकते हैं। नोट्स बनाएंगे तो जब कभी रटने की बात आएगी तो वो बहुत आसान हो जाएगा, हम उसको उठा लेंगे और उसको पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन इस तरह से भी नहीं रटना है कि बिल्कुल ही हम लोग जो है उसका एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए और बिल्कुल हम उसको दिन भर एक टेबल को ही याद करने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। इस लेवल पे नहीं, छोटी क्लासेस में जैसा आप करते थे वैसा नहीं करना है, एक चीज़। दूसरा, और जो बड़े मुद्दे हैं जो आपको कल लिखवाए थे उसमें एक इन्वायरमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, और इन्वायरमेंट की हम लोग बात कर भी चुके हैं। इन्वायरमेंट का मामला हमेशा अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, वैश्विक रहेगा, ग्लोबल मुद्दा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है टेरिटरी में बांधा नहीं जा सकता। अगर कोई देश बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो उसका असर पड़ोसी देश पर भी पड़ेगा। नदी अगर एक देश से गुजर करके दूसरे देश में पहुंचती है और एक देश में यदि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई तो उसका असर अगले कंट्री में भी होगा, क्योंकि वो बह करके वहाँ जा रही है। और सारी चीज़ें चूँकि समुद्र में जाके मिल रही है तो समुद्र में कितना डंप हो रहा है, तो समुद्र की जो है एक कैपेसिटी है कि वो कितनी धारण क्षमता है उसकी, कितनी प्रदूषण को वो स्वीकार करेगा। तो अभी कल के द हिंदू में भी ये सब चीज़ें
आपको समुद्र के जो हमारे ओशंस हैं उनके बारे में, पोल्यूशन के बारे में पूरी दुनिया में चिंता है। लेकिन इसके लिए प्रयास कौन करेगा, इसके एफर्ट्स कौन करेगा? हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो रईस हैं, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। कई बार जो मध्यम वर्गीय होते हैं और जो गरीब होते हैं वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। वो पेड़ लगाने की बात भी करते हैं तो अपने घर के बाहर पेड़ भी लगाते हैं। वो पोल्यूशन ना हो इसके लिए जो प्रयास हो सकते हैं उसके प्रयास भी करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में भी अधिकांश इस प्रकार के लोग भाग लेते हैं क्योंकि वो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। लेकिन जो रईस होते हैं उन्हें अहंकार होता है, पैसे का अहंकार होता है। तो इसे जो देश हैं, जो रईस देश हैं, आपने देखा होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कभी भी किसी कन्वेंशन में और किसी ट्रीटी में भाग नहीं लेते, वो ट्रीटी से भागते हैं। लेकिन कुछ देश हैं जो जिम्मेदारी को समझते हैं, जो रईस होने के साथ साथ भी जिम्मेदारी को समझते हैं। उनके यहाँ मॉरल वैल्यूज़ हैं और वो मॉरल वैल्यूज़ होने के कारण वो अपने देश में भी उसके कुछ न कुछ नमूने पेश करते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे जापान को ले सकते हैं। जापान अनुशासन पसंद करने वाला देश, वो डिसिप्लिन पसंद करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके द्वारा डिसिप्लिन दिखाया जाता है कई मामलों में, है ना। कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे थे या कार्बन ट्रेड की बात कर रहे थे ऐसे समय में भी, तब वो भारत में मेट्रो की स्थापना से हो, बुलेट ट्रेन की स्थापना से वो हमको सहयोग करता हुआ नज़र आता है ना। बिजनेस कॉरिडोर बनाने की बात होती है तो भी नज़र आता है। तो कई तरह के रईस जो है आप लोगों ने देखे होंगे। कई लोग जो है आपने गांव में भी कई तरह के व्यापारी देखे होंगे। कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो गरीबों को फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये गरीब जो हैं, अगर ये थोड़े से मध्यम वर्गीय बन जाएंगे या इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, इनकी नौकरी लग जाएगी या फिर इनकी खेती अच्छी होने लग जाएगी, ये कुछ कारोबार ठीक से करने लग जाएंगे, तो फिर ये ज़्यादा परचेसिंग पावर आ जाएगा, फिर हमारी शॉप से हमारा व्यापार ज़्यादा अच्छे से चलेगा। कुछ लोग इस तरह से नहीं चाहते। कुछ लोग चाहते हैं कि ये कैसे इनका बिजनेस डूब जाए और फिर इनका घर और मकान हम खरीद लें और इनको हम फिर ब्याज पे पैसा चलाएं और फिर ये कर्जा न चुका पाएं और फिर इनके संसाधनों पे हम कब्जा कर लें। ये जो भाव था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर तक पूरी दुनिया की स्थिति ऐसे ही थी। जो अमीर देश थे वो कॉलोनियलिज्म के तहत क्या करते थे, गरीब देशों को उपनिवेश बनाते थे और उन पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक नए तरह का ट्रेंड शुरू हुआ कि जब कभी किसी देश को उपनिवेश बनाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वहाँ की गरीबी का भी ख्याल रखना पड़ता है, वहाँ के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए काम करना पड़ता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और सीधा सीधा वर्ल्ड का मीडिया और दुनिया भर के जो संप्रभु देश हैं वो देश उंगली उठाते हैं कि तुमने एक देश पे कब्जा कर रखा है, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो अब कैसा हो कि हम लोग किसी को गुलाम भी बनाए रखें और हमको आलोचना भी सहन नहीं करनी पड़े। तो ये जो नया तरीका है ये आर्थिक उपनिवेशवाद, एक नया कंसेप्ट है, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। आर्थिक उपनिवेशवाद का नया जो है सिस्टम शुरू हो गया कि हम आर्थिक रूप से गुलाम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उनको हमारे प्रोडक्ट्स का गुलाम बनाएंगे, उनको हमारी कंपनियों से कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। तो अभी जो चल रहा है पूरे देश में वो क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो आर्थिक उपनिवेशवाद का कार्यक्रम चल रहा है। एमएनसीज जिनको आप बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। ऐसे समय में हम बाबा रामदेव को बहुत पॉजिटिव तरीके से याद कर सकते हैं कि उन्होंने पतंजलि का जो एम्पायर खड़ा किया और वो जो फोर्ब्स की लिस्ट में भी चले गए, उनके जो बालकृष्ण हैं वो फोर्ब्स की लिस्ट में भी आ गए। इसका मतलब है कि उन्होंने टक्कर दी है हिंदुस्तान लीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल और ऐसी बहुत सारी एमएनसीज को टक्कर दी है। किस मामले में टक्कर दी है? और यही हमको करना पड़ेगा। क्यों हमने पेटीएम को आगे बढ़ाया, जो चाइना समर्थित कंपनी है अलीबाबा, पेटीएम को आगे बढ़ा करके हमने चाइना को सपोर्ट किया है कि नहीं? तो आप में से, हम सब में से जो लोग पेटीएम कर रहे हैं तो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? चाइना को कर रहे हैं।
अब आप हम सोचें कि अब हम मसूद अजहर के मामले में कोई निर्णय लें और ऐसे निर्णय के समय में हम आज ही जो है चाइना का बहिष्कार कर देंगे, नहीं। आज आप बहिष्कार करना शुरू करेंगे तो 10 साल बाद रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। जिन प्रोडक्ट्स को आप मना करेंगे उन प्रोडक्ट्स के लिए आपको यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको लंबा समय, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हो जाएं कि हमको किसी को रिप्लेस करने के लिए इस तरह से नहीं करना पड़े, उसके लिए भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी लगेगी, उसके लिए भी टाइम लगेगा। आप अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को और उसको किस तरह से बढ़ाएंगे, और 10 साल इस बात में भी लगेंगे कि जब आप किसी चीज़ को डिनाई करेंगे या किसी के प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे तो उसको जो नुकसान होंगे उसको भी 10 साल में नुकसान होंगे। इतनी आसानी से आज ही नुकसान होना शुरू नहीं हो जाएगा। तो वो अगर सुधरेगा तो भी 10 साल बाद सुधरेगा, इसलिए शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। तो हम लोग जो है लोकल, हमारी जो इंडिया की जो कंपनियां हैं उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्तिकरण की तरफ जा सकते हैं, ये मुद्दे जो है आपको परीक्षा में कहीं कहीं प्रश्नों के रूप में दिखाई देंगे। तो उन कंपनियों के नाम, भारत के प्रयास, भारत सरकार के, इसलिए आपका स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, यहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने वाली योजना, स्किल इंडिया, इन सब का एक एक प्रश्न मान के चलिए। 4 या 5 प्रश्न जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एम्पावर करने के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए, हमारे देश के जो सरकार है उनके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उनके बारे में प्रश्न बनेगा। तो थोड़ा ग्लोबल विजन होगा तो आप आसानी से करेंगे, और ग्लोबल विजन नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, एक सीधी सी बात है कि इस परीक्षा के माध्यम से ही आपकी मनोभूमि जांची जाएगी। दरअसल आपका जो एप्टीट्यूड है, आपकी जो क्वालिटी है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी क्वालिटी है, आप देश के कितना काम के हैं और कितनी आप में देशभक्ति है, ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, इसकी क्वांटिटी नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते इसमें 9 देशभक्ति, इसमें 8 है, इसमें 7 है। आप उसको इस तरह से नहीं नाप सकते, क्वांटिटेटिवली आप नाप नहीं सकते। आपकी जो एफिशिएंसी होगी सिविल सर्विसेज में आने के बाद में, ये भी किस प्रकार की होगी, ये भी क्वालिटेटिव होगी। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम है वो क्वालिटेटिव नहीं है, एग्ज़ाम क्वांटिटेटिव है। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स जो होंगे वो डिजिट में होंगे और क्वांटिटी में होंगे, और जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उस आधार पर कट ऑफ से वो ऊपर होगा और वो सिलेक्ट होगा। तो एग्ज़ाम जो है वो आपकी क्वालिटेटिव अप्रोच को क्वांटिटेटिव से टेस्ट करने का एक तरीका है। और जब कभी भी आप क्वालिटेटिव अप्रोच से क्वांटिटेटिव अप्रोच में आते हैं तो आप टेस्ट लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं। चाहे आप कोई रिसर्च कर रहे हो तब भी आप यही करते हैं, रिसर्च में भी हम यही करते हैं कि हम किसी की गुणवत्ता जानना चाहते हैं तो परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करने के बाद में जो रिजल्ट निकल करके आता है वो क्वांटिटी में आता है, रीडिंग्स होती हैं। हम लोग केमिस्ट्री में परीक्षण करते हैं ना, और परीक्षण के बाद रीडिंग्स आती हैं। फिजिक्स में भी रीडिंग्स आती हैं। आप किसी एपरेटस के साथ में फिजिक्स के प्रयोग किसी ने किए हों तो क्या करते हैं बताओ? आप मैग्नेटिज्म जानना चाहते हैं, आप लाइट के एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप प्रिज्म से रिलेटेड स्पेक्ट्रम वाले एक्सपेरिमेंट कीजिए। 11th-12th में भी होता है, 9th-10th में भी होता है। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज से रिलेटेड आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। आप रीडिंग लिखते हैं, 3 या 4 रीडिंग लिखते हैं, फिर उसका एक एवरेज निकालते हैं, तो एस्टिमेटेड एक आपका कैलकुलेशन आता है। फिर उसको एक निश्चित फार्मूला में रख करके फिर उसके रीडिंग्स का हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि कुल मिलाकर के ये एक सॉफ्ट वाटर है, ये एक हार्ड वाटर है, इसमें इतने मिनरल्स हैं, इसमें ये है, इसमें ये है। तो जो साइंटिफिक सिद्धांत जो हम रिसर्च के क्षेत्र में जिन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, वही सिद्धांत सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आता है।
और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आपको जांचने का जो तरीका है, आपको तो मार्कशीट मिलेगी, 1 साल बाद आपको कट ऑफ बताएगा कि आपका कट ऑफ था, आप पास तो हो गए थे, लेकिन पास हुए थे, आपको 111 नंबर मिले थे और कट ऑफ था 105, तो आप कट ऑफ से 6 नंबर ज़्यादा थे। इसका मतलब क्वांटिटेटिवली आप ज़्यादा बेस्ट व्यक्ति हैं, और आपसे कुछ लोग कमज़ोर भी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि 105 तक के लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो 1000 लोग ऐसे भी होंगे जो 105 से 107 के बीच होंगे, 2000 ऐसे लोग होंगे जो 107 से 110 के बीच होंगे। इसका मतलब आप 3000 लोगों से कम ऊपर हैं यदि आप 111 नंबर लेके पास हुए हैं तो, और टोटल 8000 लोग पास हुए हैं तो आप 5000 के आसपास आपका रैंक बैठता है पूरे देश में 10 लाख लोगों में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब ये जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है, इस आधार पे आपको मेंस देने का मौका मिल रहा है। और मेंस में भी इसी प्रकार से, वहां पे भी क्या होगा, मेंस में भी यही होगा। मेंस में भी क्या होगा कि आपके सामने प्रश्न होंगे और प्रश्नों के आप उत्तर देंगे, उत्तर देने के बाद वो चेक होगा, और चेक होने के बाद में एक मार्कशीट बनेगी, और जो टोटल लगेगा उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो कुल मिलाकर के आपकी क्वालिटी को क्वांटिटी से आंका जाएगा। और जब कभी क्वालिटी को क्वांटिटी से आंका जाता है तब बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। तो वो जो टूल है टेस्ट का, वो बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। क्यों परफेक्ट होना चाहिए? क्योंकि वो क्वांटिटी में रिजल्ट देगा, और क्वांटिटी में रिजल्ट देकर के आपको डीएम कैसे बनाया जा सकता है। जैसे किसी की क्वांटिटी 126 है, या किसी की क्वांटिटी टोटल मार्क्स में 1200 है, सॉरी 1002 है, 1002 है, और एक की 980 है, तो 1002 वाला बन जाएगा कलेक्टर और 980 वाला बन जाएगा एसपी, और हमेशा वो उसका सबऑर्डिनेट बन के रहेगा जो एसपी होगा, और एसपी हमेशा कलेक्टर को सर बोलेगा, और वो बोलेगा कि और मनोज कैसे हो, और बोलेगा जी सर मैं ठीक हूँ। बात समझ में आई ना? तो 980 लाने के क्या मायने हैं और 1002 आने से क्या हो जाएगा, अंतर समझ में आ गया आपको? ऐसा होगा। आप छोटे होंगे तो भी बड़े वाले को नाम से बुलाएंगे, तो समझ में आ रहा है? नाम से बुलाते हैं ऑफिस में। आपने कलेक्टर ऑफिस में देखा ना, कलेक्टर 60 साल के आदमी को, 25 साल का कलेक्टर 60 साल के आदमी को भी नाम से बुलाता है, ऐसे ही बोलता है, हाँ शर्मा, हाँ सक्सेना, इधर आ तो जरा बता कैसे होगा, मुझे बता, मुझे समझा। कुछ लोग होते हैं थोड़ा तमीज़ से बात करें, मुझे बताइए। शर्मा जी नहीं, जनरली शर्मा जी बोलते नहीं तो शर्मा जी सिर पे बैठ जाते हैं, तो इसलिए बोलते नहीं। युवा भी नहीं बोलते, हमारे यूथ जो है कई सारे जिनके घरों में अच्छे संस्कार है वो भी नहीं बोलते। हमने देखा है कुछ लड़कियां जब बन जाती हैं तो वो अच्छा बोलती हैं, चपरासी को भी काका बोलती हैं, है ना। तो बात तो अच्छी है, बोलना भी चाहिए, कोई बुजुर्ग है तो उसको काका बोलना चाहिए, लेकिन फिर वो हंसी मजाक कर जाता है काका, तो फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ा समझदारी रखना पड़ती है, उनसे डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो ये प्रशासन की मजबूरी है, ये आपको ट्रेनिंग में नहीं सिखाएंगे, ये आपको उसी तमीज़ से ही बात करनी पड़ती है। तो ये इतना अंतर आ जाता है और जीवन भर उसका असर रहता है उस रैंक का। तो ये जो 1002 है और ये जो 980 है, ये आया कैसे, ये कहाँ से आया? दरअसल एग्जाम में जो प्रश्न की प्रकृति थी, प्रश्न का जो नेचर था, वो आपकी क्वालिटी जांचने के लिए था। अब समझ में आया ना कि आप किस क्वालिटी के व्यक्ति हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि आप क्वांटिटी में कहाँ जाएंगे, लेकिन चूंकि क्वालिटी चेक की जाएगी और क्वालिटेटिव क्वेश्चन होगा और उसको अगर आप ठीक कर गए तो फिर मार्क्स भी मिल जाएगा। तो दरअसल वहाँ पर वो जो टूल है, वो टूल जो है एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम एक टूल है जो कन्वर्ट करता है। वो क्या है? कन्वर्टर है। एग्जाम क्या है? कन्वर्टर है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि डिजिट्स को पढ़ने लगते हैं।
कि कुल लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अच्छा, 545 होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। और 250 याद कर लेने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे पीएससी में पास हो जाना चाहिए, मतलब पीएससी को अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछना चाहिए। दरअसल वो बोलता है कि नहीं, राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, प्रत्येक राज्य से जो इतने मेंबर लिए जा रहे हैं, क्या ये लेना ज़रूरी है इतना? और राज्यसभा का औचित्य क्या है जब हम उसको कई मामलों में उचित नहीं मानते, उसका निर्णय या उसका मत मायने नहीं रखता कि राज्यसभा क्या सोचती है, तो फिर उसको खत्म कर देना चाहिए। अब बात समझ में आई ना? तो ये जानकारी तो वो एक ऑप्शन में ऐसे ही दे देता है कि राज्यसभा में कुल 238 निर्वाचित सदस्य होते हैं। बात सही है। बाकी 12 जो हैं वो मनोनीत होते हैं। तो 238 की संख्या देकर के आगे वो बता देता है कि कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 होती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, कुल सदस्य, यहाँ वो कंफ्यूज करने की कोशिश तो कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ वो ये जांचने की कोशिश कर रहा है कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं। यानी निर्वाचित और मनोनीत अगर आप ये समझते हैं तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सही मानेंगे, यानी एक तो सही हो गया। दूसरा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये हमारे फेडरल सिस्टम को मजबूत करता है, संघात्मक व्यवस्था को मजबूत कर, दूसरा ऑप्शन भी हो गया। तीसरा आ जाएगा कि राज्यसभा को जो है भारत जैसे देश में समाप्त कर देना उचित होगा, या इस प्रकार का प्रश्न होगा कि इसका कई बार औचित्य नहीं होता। तो कई मामलों में वो बात सही है, लेकिन उसका औचित्य है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह भी काम करता है। जैसे मैंने बताया ना, घर में कई बार एक बुढ़ा आदमी जो बाहर खांसता रहता है और बैठा रहता है, और हमारे परिवार का अगर बुजुर्ग सदस्य है, तो वास्तव में हम उससे कई बार उसका कोई महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मना भी कर देता है तो हम वो काम कर लेते हैं। कई बार वो बोलता है ये काम करो, हम नहीं करते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिकल टेंशन होता है कई बार कि ये क्या सोचेंगे है ना, और अब हम ऐसा करेंगे तो ये बोलेंगे ज़रूर, और ये बोलेंगे तो फिर पड़ोसी क्या सोचेंगे कि ये आदमी चिल्ला रहा और इनको समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रहा समझ में। तो यानी कि मीडिया में उसका प्रभाव होता है, किसका? राज्यसभा का। तो उसका होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। भारत में रबर स्टाम्प है, कौन? राष्ट्रपति, लेकिन उसके बावजूद भी उसका होना उसी बुजुर्ग व्यक्ति की तरह मायने रखता है जो घर के बाहर बैठा रहता है, और घर के बाहर बैठ करके पूरे मोहल्ले को ये बताता है कि यहाँ कौन सी बात गलत हो रही है और कौन सा सही हो रहा है। तो आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो जब आप इस तरह की क्वालिटेटिव अगर आप में अप्रोच होगी, आप उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत आसानी से आंसर सही पकड़ पाएंगे, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? क्वांटिटी में, और जब रिजल्ट आएगा तो आप सेलेक्ट होंगे। इसलिए इस परीक्षा को अधिकांश विद्वान और एक्सपर्ट यही बताना चाहते हैं कि इस परीक्षा में इतने सुधार किए जाएं कि प्रश्नों की प्रकृति ऐसी हो कि जो टोटल मार्क्स आए उसमें आदमी की गुणवत्ता दिखाई दे। आ रहा है समझ में? आदमी की गुणवत्ता दिखाई दे कि वो प्रशासन के लिए उपयोगी है, और यदि इस प्रकार से प्रशासन के लिए उपयोगी उसका उपयोग अगर हो पाता है तो फिर निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होना उचित होगा। तो कई बार एमपीपीएससी की परीक्षा फेल हो जाती है ना ऐसा करने में, आपने देखा नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछ लेती है। इसलिए हम आपको लूसेंट पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि लूसेंट जो है कन्वर्ट नहीं होने देते। लूसेंट में क्वांटिटेटिव जानकारी है, और वो क्वांटिटेटिव जानकारी वाले प्रश्न यदि परीक्षा में आ गए तो उसमें कन्वर्जन नहीं होता। उसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव यदि पूछ लिए तो लूसेंट काम की नहीं रहेगी, और केवल क्वांटिटेटिव पूछ लिया तो फिर परीक्षा का उद्देश्य समाप्त हो गया, क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट्स ढूंढने थे और आपने कंप्यूटर ऑपरेटर ढूंढ लिए। आ गया समझ में? आपने क्या ढूंढ लिए? एक लिपिक, गणक, या ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया जो मशीन की तरह काम करेगा, रोबोट की तरह काम करेगा। कई बार रोबोट की तरह काम करने वाले व्यक्तियों की जरूरत होती है कि आपने कितने पैसे दिए, कैशियर जो होता है ना बैंक में,
आप 52,000 रुपये जमा कराते हैं, 52,000 वो देखता है, आपके गिनता है, वहाँ पे 52,000 लिखें कि नहीं, वहाँ टिक लगाता है, फिर आपका बैंक अकाउंट खोलता है, उसमें 52,000 डिपॉजिट करता है, सबमिट करता है, एंटर मारता है और आपको एक सील मार के पकड़ा देता है। दिन भर यही करता है। जब 85,000 वाला आएगा तब वो 85,000 को चेक करेगा। अब ये अगर उसकी जगह कोई रोबोट होता तो वो भी यही करता। जब आप डिपॉजिट मशीन में जाते हो तो भी यही होता है। वो एक तरह की डिपॉजिट मशीन है, या तो वो एटीएम है या फिर डिपॉजिट वाली मशीन है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। उसमें विवेक की, डिस्क्रिमिनेटरी पावर की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे आदमी की परीक्षा लेनी हो तो लूसेंट के जैसे प्रश्न है कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, वो बता देगा इस सन में, मतलब तुम सही हो, क्योंकि वहाँ 85,000 बता दिया तुमने। वहाँ जाके क्या करना है, यानी ऐसा ना हो कि तुम 85,000 कोई दे जाए और 95,000 जमा कर लो। उनका उद्देश्य ये है कि जो किया जा रहा है वही हो रहा है। लेकिन यूपीएससी दूसरी चीज़ है, आईएएस की परीक्षा दूसरी चीज़ है। यहाँ आपको विवेक का इस्तेमाल करना है। यहाँ जब मुआवजा बांटा जाना है तो आपको कई बार आर्थिक स्थिति भी देख सकते हैं आप। एक आदमी ने कहा साहब यहाँ पे बहुत सारा घास मेरा पड़ा हुआ था और ये पूरा घास से भरा हुआ था, तो ये बदमाशी कौन करेगा, एक करोड़पति आदमी। तो आप जाकर देखेंगे 3 ट्रैक्टर उसके खड़े हुए हैं और वो रास्ते में बताता भी आ रहा है कि ये जो इतना 40 एकड़ खेत आपको दिखाई दे रहा है सारा मेरा है। घर भी उसका बहुत आलीशान बना हुआ है। अब उसका घास जल गया वाकई में 10 लाख रुपए का, पर आप उसको मुआवजा देंगे 50,000 रुपये, क्योंकि आप समझदार आदमी हैं, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? ये किसका विवेक है? ये तहसीलदार का विवेक, ये विवेक है एसडीएम का, ये विवेक है कलेक्टर का। आप कहेंगे ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात नहीं। अब ये काम कैशियर कर सकता है क्या कि कोई 5 लाख जमा कराए और 50,000 जमा करे? हाँ, वो नहीं कर सकता। या कोई 50,000 जमा करे और उसका 5 लाख लिख दे कि मैं मुझसे 1 शून्य जो है गलती से हो गया और ये फिलैंथ्रोपी हो गई। ऐसा हो सकता है? नहीं, कैशियर की ये हिम्मत नहीं है। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हिम्मत है। वो देखेगा बहुत कम घास जला है, लेकिन उसने अपेक्षा से उसका हो सकता है 2,500 रुपये का घास जला है, लेकिन झोपड़ी सा मकान है उसका, बाहर एक बैलगाड़ी है और खेत भी उसके पास कोई खास नहीं है, और वो भी कुआं भी नहीं है उसके पास, ट्यूबवेल भी नहीं लगा हुआ है, और कोई नहर भी उस इलाके में नहीं है, और उसमें कमाने की क्षमता भी नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो लिख देगा 50,000 रुपये की घास इस व्यक्ति की जल चुकी है, इसलिए इसको कम से कम 40,000 रुपये मुआवजा दिया जाना उचित होगा। ये है विवेकाधिकार, डिस्क्रिमिनेटरी पावर। चूंकि ये इस प्रकार की चीजें आपको वहां जाकर के करनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर के दिल के उस इंसान को ढूंढने की कोशिश इस परीक्षा में होती है। इसलिए प्रश्नों की प्रकृति कल से मैं बता रहा हूं आपको कि दिल बड़ा रख करके सोचिए, और बड़ा दिल रख करके जब आप सोचेंगे तो प्रश्न के उत्तर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होगा, राष्ट्रीय स्तर पे भी होगा, और मुद्दों के रूप में भी होगा और समस्याओं के रूप में भी होगा। तो आपको परीक्षा में जब कभी भी आपकी क्वालिटी चेक करने की बात होगी, तो जो क्वांटिटेटिवली आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें आप उसी प्रकार के एस्टिमेशन की तरफ जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। तो होमवर्क रहेगा इस बार का आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। पहले एमडीजीज था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बदल गए। ठीक है, तो ये सब जो है आप करिएगा, और उसमें इन्वायरमेंट के इश्यूज और जो एजुकेशन के इश्यूज हैं और चिकित्सा के हैं, हेल्थ के हैं, इन सब को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। योजनाओं को निकालने की कोशिश कीजिएगा, सरकार के प्रोजेक्ट्स, सब्सिडी के प्रकार, कितने प्रकार की सब्सिडी होती है, योजनाएं कौन कौन सी सरकार की हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, और पिछले 1 से 4 सालों में, पिछले 4 सालों में किस प्रकार के एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास हुए हैं, और कौन कौन से बिल जो है वो पेंडिंग है,
और इस साल मैनिफेस्टो में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार के दावे कर रही हैं जिनसे कि जनता की भलाई होने की संभावना है, उन दावों को भी फ्यूचर के एक्ट माने जा सकते हैं। ठीक है, तो उनको समझने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत सारे 15 से ज़्यादा ही प्रश्न जो है आपके ठीक होंगे यदि आप इस प्रकार से होमवर्क करेंगे और ये ट्रेंड बना के रखेंगे। चलिए शांति पाठ करते हैं।